नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आपकी जानी पहचानी हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह कार्यक्रम में। जी, सबसे नमस्कार पहले मुकेश। चक्रव्यूह में आपको बधाई कि आपने लंबी लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्सी फिर से पाई। जी, थैंक यू। खुश हैं अब आप इस पद पर दोबारा आसीन होकर? मुकेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़ाई थी बेसिकली, ये मेरे लिए कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि मैं पद पे बने रहना चाहती हूँ इसीलिए ही थी। हकीकत ये थी कि इस पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए जो काम करने का संकल्प मैंने लिया था, जिस समय मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ये लगा था कि एक ऐसा मौका मिला है कि शायद हरियाणा की महिलाओं के लिए जो काम आज तक नहीं हो पाया, और आधी आबादी महिलाओं की होने के बावजूद भी आज मैं ये मानती हूँ कि उन्हें वो सही हक और उनके राइट्स और अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, कानूनी लड़ाई में वो पीछे जा रही थी। तो उन सब चीज़ों के लिए उनको ये समझाना, उन्हें बताना, उन्हें अवेयर करना अपने कानूनों के प्रति, और महिला आयोग का क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, और वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो ये बताने के लिए मैं कहूँगी कि जो काम करने की हमने चेष्टा की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये फिर से जो बीच में रुकावट आई, हमने फिर से लड़ाई लड़ी, दोबारा से यहाँ पर पहुँचे, तो मैं कहूँगी इसमें महिलाओं की जीत हुई है। लेकिन आप महिला होने के साथ साथ जो समाज है उसके प्रति भी आपका दायित्व है। बिल्कुल। लेकिन सुमन दहिया एक ऐसी महिला हैं और ऐसी हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं जिनका संबंध कंट्रोवर्सी से लगातार बना रहा है। सुमन दहिया कहती हैं जो वैश्यावृत्ति है उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। जी पूरा समाज आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया था इस बयान को लेकर। मुकेश जी, इसमें मैं आपको बोलूँगी पूरा समाज नहीं। क्या होता है कि जब समाज में कोई बुराई नज़र आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाती है, ये आप भी मानेंगे और शायद आपके चैनल्स में भी बहुत बार आया होगा कि जिस तरीके से अवैध धंधे हमारे हरियाणा में चल रहे हैं इस आड़ के पीछे वैश्यावृत्ति के रूप में, और बहुत ही बड़ा, अब तो पहले कुछ क्षेत्र होता था परंतु अब तो पूरा हरियाणा इसकी गिरफ्त में है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि वे भी महिलाएं हैं, एक वैश्यावृत्ति का जो धंधा कर रही है महिला, वो भी एक महिला है, और उसके राइट्स और वो क्यों इस क्षेत्र में आ रही हैं, इन सब के पीछे एक जांच और उनके लिए एक अच्छा, ऐसा हम कहते पुनर्वास की योजनाएं जैसे सरकारें पहले भी बनाती है। की बात थोड़ी ना कर रही थी, आप तो कह रही थी कि जो वैश्यावृत्ति है इसको लाइसेंस दे देना चाहिए। मैं वही आपको पूरी बात कर रही हूँ। वैश्यावृत्ति की फेवर में हैं आप? मैंने आपको वही बात पूरी, मैंने कहा था कि या तो वैश्यावृत्ति को पूर्णतः बंद करें, इन अवैध धंधों को बंद करवाए सरकार, और अगर उनके कंट्रोल में नहीं है, नहीं बंद होते हैं, तो ओपन किया जाए। आपकी सोच है, उसी को तफसील से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हरियाणा की जनता वो भी तफसील से जाने। आप कह रहे हैं अगर बंद नहीं कर सकते तो इनको ओपन कर दिया जाए, तो ओपन कर दिया जाए तो उसके मायने तो हम यही निकालेंगे कि सुमन दहिया जो हैं वो वैश्यावृत्ति के फेवर में हैं। जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ समाज में कोई भी अंग ऐसा ना रहे जिसको सिर्फ कहते हैं कि नाम के लिए चला। वो महिलाएं जो इस क्षेत्र में जा रही हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। वैश्यावृत्ति को तो जो हमारा समाज है वो अलाउ नहीं करता है ना। अलाउ बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने भी नहीं कहा अलाउ करो। मैं ये नहीं कहती अलाउ करो, लीगलाइज करने का मैंने कहा है कि आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर भी लीगलाइज है ना, ये तो हमारा हरियाणा है। हमारा हरियाणा भी, तो हमारे हरियाणा में महिलाओं को या तो वो सम्मान देना, क्यों पनप रही है, क्यों बढ़ रही है? तो वैश्यावृत्ति का लाइसेंस देके क्या उनको सम्मान मिलेगा? उन गलियारों में छुप के तो जाना पसंद करते हैं, वैश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर मुकेश जी आंख की शर्म तो है, कम से कम हम नहीं जा सकते। क्यों? क्या वो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये हमारा हरियाणा है, यूरोप थोड़ी ना भी है। तो आयोग का क्या काम है? सब महिलाओं का कार्य करना ना। आयोग का काम वैश्यावृत्ति, आप क्या मानती इन महिलाओं के लिए किसी फेवर करना भी नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं कहती आप फेवर करो, आप फेवर मत कीजिए, मैं नहीं कहती। मैं तो ये कहती हूँ क्या इन महिलाओं के लिए जो आप कहते हो पुनर्वास की योजनाएं बननी चाहिए, ये तो आप मानते हैं कि ये तो कह रहे हैं योजनाएं बनने, कंट्रोवर्सी नहीं होती। कंट्रोवर्सी तो आज भी नहीं है। मैं इस बयान को बिल्कुल ऐसा पलट नहीं रही हूँ, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। सुमन दहिया को जानते हैं हम, जो हमारे सामने बैठी हैं। कौन चला रहा है ये वैश्यावृत्ति के धंधे?
आपके अपने प्रदेश में, हरियाणा में? बिल्कुल आपने सही बात कही है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े, मेरे पास तो आयोग में ऐसे केसेस और मैंने मुद्दे उठाए भी जहां पर महिलाओं की शिकायतें आज भी आयोग में हैं, जहां पर ये लिखा गया है कि क्लियर तौर से कि मुझे जो है अवैध धंधों में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, और जो इनमें धंस गई हैं, जो बड़े बड़े गैंग काम कर रहे हैं। आज तो कौन चला रहा है? चला तो हमारे आम लोगों में से ही कर रहे हैं। आम लोग हैं या कुछ बाहर खास तो लोग नहीं, भी हैं हरियाणा के? खास लोग भी ये हो सकते हैं जिन्होंने इसको अपना एक बिजनेस बना लिया है। उन्हीं लोगों के बारे में जानना मैं चाह रहे हैं। उसी की बात कर रही हूँ कि जिन लोगों ने इस वेश्यावृत्ति को पैसे कमाने का एक धंधा और एक जरिया बनाया है, वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए और इस पे रोक लगनी चाहिए। ये आपकी नज़रों में आए, आप इतने समय से महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, बड़े बड़े लोगों में उठती बैठती हैं, कौन लोग हैं जो इस धंधे को पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं? हालांकि जो वैश्यावृत्ति का धंधा है शायद पूरी दुनिया का सबसे पहले धंधों में से एक है। शुरुआत इससे हुई बिजनेस की। जी। तो हमारे हरियाणा में कौन से लोग हैं जिनके चेहरे से नकाब उठना जरूरी है? कुछ हिम्मत कर पाएंगे उनके नाम बताने की? देखिए, नाम तो यहाँ पे किसी का मैं नहीं ले सकती इस तरीके से, परंतु सभी लोग जानते हैं। ऐसे लोग सामने यूं भी नहीं आया करते हैं कि हम कर रहे हैं, ये ओपनली इस तरीके की बातें हैं। तो मैं कहूँगी कि जो भी लोग इसमें हैं उन्हें दोनों तरफ से शय मिलती है। बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिनके तार विदेशों तक फैले हुए हैं। नेता, राजनेता, ऑफिसर्स, किस टाइप के लोग हैं? इस टाइप की बात नहीं कह सकती कि भाई उसमें कौन है नेता या ये, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला है कि जिसमें ये कहूँ। अब तो शरेआम जो बड़े शहर हैं, मैडम आपकी जानकारी में भी होगा, उसमें मसाज पार्लर चलाए जा रहे हैं। मसाज पार्लर के नाम से बैंकॉक के तर्ज पर गुड़गांव में धंधे हो रहे हैं, फरीदाबाद में धंधे हो रहे हैं। आप अवेयर हैं इनसे? बिल्कुल अवेयर हूँ। क्या किया आपने इनको रुकवाने के लिए? ये भी बहुत बड़ा इशू उठाया था, ये गुड़गांव के पार्लर्स का ही उठाया गया था। हमने स्टिंग भी किया था इसका, स्टिंग ऑपरेशन वो, लेकिन हमने किया। महिला आयोग इन चीजों को रोकने के लिए आज तक महिला आयोग ने कौन से कदम उठाए? सरकार ने कौन से कदम उठाए? कितनी बार आपके कहने पर पुलिस ने जाके वहां पे रेड की? महिला आयोग ने तुरंत इस चीज को संज्ञान में लिया था, और तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे जो मसाज पार्लर्स है इनको रोकने के लिए डीसी को, जो प्रशासन, क्योंकि हर क्षेत्र का इंचार्ज आप मानते हैं डीसी और एसपी ही, पुलिस में ले तो एसपी है या डीसी है, इनको तुरंत पत्र भी लिखा गया था और ये पूछा भी गया था, जवाब मांगा गया था कि ऐसे मसाज पार्लर कितने हैं और किस तरीके के इन पे धंधे चल रहे हैं। जवाब मिला? जवाब कैसे दे सकते हैं? मैं आपको फिर से वही बात कह रही हूँ कि बहुत बड़ी इसके पीछे सपोर्ट जो है एक दी जा रही है, और वो सपोर्ट जो दी जा रही है ये है कि जो हरियाणा के जिलों में डीसी या एसपी तैनात हैं वो आपके पत्र का जवाब नहीं देते और इस मामले को दबाना चाहते हैं। उन पे कोई या तो सामाजिक दबाव है या पॉलिटिकल दबाव है या फिर पैसे की माया है। इस बात को कहूंगी कि जो आसानी से जवाब देने लायक लेटर्स हैं वो तो आ ही जाते हैं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, परंतु जब उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर बात आती है तो उसका जवाब देते हुए तो हर व्यक्ति को झिझक होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने जब भी कहा था कि जब तक ये धंधे बंद होने के लिए उसमें अगर कहीं ना कहीं शय सरकार की या उसके प्रशासन की या इनकी शय ना हो तो कौन सी चीज़ है जो आज तक आप रोक सकते हैं? आप गुंडागर्दी है जैसे आप मानिए, ये भी एक समाज की बुराई है, उसके लिए भी तो सरकारें काम करती हैं। चलिए हम आपकी पावर तो की बात करते हैं, आपकी कुर्सी की बात करते हैं। लाल बत्ती लगा के घूमती हैं आप, तो लाल बत्ती में जब हम किसी को देखते हैं तो सोचते हैं बहुत पावरफुल होगा, तो जब आप लिखती हैं किसी चीज़ का संज्ञान लेती हैं, उसका जवाब मांगती हैं, कितना असर होता है उसका? मिलता है जवाब आपको? जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं मिलता। अगर वहाँ से जवाब नहीं आता तो मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती हूँ, उस अधिकारी के पास भी बैठ जाती हूँ, उसके दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं। जरूरी तो नहीं अपने दफ्तर में ही मंगाना है, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जब वहां भी जाए। असर है कुछ इसका? असर बहुत है, और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा वो पहले का जो 1.5 वर्ष हमारा गया था पिछला, उस दौरान एक हरियाणा में ऐसा जज्बा और महिलाओं के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया था महिला आयोग के प्रति, और खुलकर महिलाएं जो हैं आने लगी थी, अपनी समस्याएं बताने लगी थी और अपनी सब तरीके के विचार शेयर करने लगे थे। परंतु मैं कहूँगी कि बहुत ही दुखद घटना थी वो, जब ये हुआ
ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी कुर्सी छिन रही थी, ये बात नहीं है, वो महिलाओं के लिए थी। और मुझे और भी दुख की बात ये महसूस हुई कि अगर ऐसी घटना कहीं और या किसी और जगह हुई होती तो पुरुष वर्ग आवाज उठा देता है, पर महिलाएं तो बेचारी ये भी नहीं बोल पाई कि जी ये क्या हुआ, हमारा आयोग क्यों हुआ। महिला बेचारी कह रही हैं आप सुमन दहिया, क्यों महिलाओं को बेचारी मान रही हैं? हरियाणा राज्य की जो उपाध्यक्ष हैं महिलाओं की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, हमें यकीन आप जाएंगे भी नहीं, क्योंकि चक्रव्यूह में आज हमारे साथ सुमन दहिया जो हैं, हम यूं गए और यूं आए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, बने रहिए, क्योंकि ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज सवालों की चक्रव्यूह में है हरियाणा राज्य की महिला आयोग की उपाध्यक्ष, द ग्लैमरस लेडी ऑफ हरियाणा, सुमन दहिया जी। स्वागत है आपका। एक बार जो महिला का दर्द है वो ब्रेक में जाने से पहले आपके लबों पे भी आ ही गया। आपने कहा बेचारी महिलाएं जी। तो ये जो बेचारी शब्द है और ये जो बेचारगी आपकी भी हमें नज़र आ रही है, इस बेचारगी के मायने क्या हैं? क्या महिला हमेशा बेचारी बन के रहेंगी? आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे और इसका जवाब मैं देना चाहती थी कि बेचारा वर्ड जो यूज़ किया गया वो क्यों किया गया, क्योंकि महिलाओं के कानूनों की बात सब करते हैं। जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं नेता सब बात करते हैं जी अब 33% कर देंगे, अब 50 कर देंगे, अब महिलाओं के नाम की। और सिर्फ एक आयोग जो कि नेशनल लेवल पे बनाया गया, केंद्रीय सरकारों द्वारा बनाया गया हर उस प्रदेश में, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आयोग के नाम पर हम सरकारें जो हैं, कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ नाम का आयोग क्यों रखना चाहती है? ढकोसला है क्यों रखना? वही मैं कहती हूँ, अगर सरकार ये चाहती है कि आयोग के काम से नहीं संतुष्ट है या उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको पूर्णतः भंग क्यों नहीं किया गया? क्यों कहा जाता है सुमन दहिया को हटाया जाए या पंचाल को हटाया जाए, इनको हटा दिया जाए? ये अन्याय तो हुआ सुमन दहिया के साथ और मैडम पंचाल के साथ जी। हम बात कर रहे हैं जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया, बेचारी महिलाएं। जी। अब बेचारगी तो ये चली आई है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का समाज है ये पुरुष प्रधान रहा है जी। लेकिन अब ये जो बेचारी महिलाएं हैं, इनमें से कुछ परसेंट महिलाएं ऐसी सामने आ रही हैं जो इस बेचारी शब्द का इस्तेमाल करके सामने वाले पुरुष को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जो अधिकार उनको कानूनन दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनका दुरुपयोग हो रहा है। कानून दहेज का हो, कानून रेप के मसले का हो। रेप से शुरुआत करते हैं क्योंकि ताज़ा मामला हरियाणा में चल रहा है जी। एक महिला रेप का आरोप लगा देती है, मेरे साथ गैंग रेप हुआ जी। तो वहाँ पे आप भी पहुँचती हैं, पुलिस भी पहुँचते हैं, प्रशासन पहुँचता है, मीडिया तंग जाता है, गैंग रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। जो आरोपी हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल मुकेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक तो हमने जब भी कोशिश की, हमेशा रेप के केसेस को हम ये चाहते हैं कि समाज में ऐसी बुराई रहे ना। जिस रेप की हम बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली रोहतक में हुआ, इस रेप के भी दो पहलू। पुलिस कहती है कि जांच का विषय है इसके अंदर, मैं कहती हूँ जांच का विषय वो उस दिन हो गया जिस दिन सुमन दहिया वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, उससे पहले उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जिस दिन मीडिया ने अपना पूरा दिन, एक और निर्भया रोहतक की, उस दिन उनको गिरफ्तार कर दिया। यानी दबाव बना। फेयर ट्रायल, हम ये नहीं कहते हैं कि जिन्होंने रेप किया उनको बख्शा जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई अपने सबूत रख रहा है, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, तो आपने तो उनकी बात नहीं सुनी, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है, कानून उनकी बात नहीं सुन रहा, मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा, तो वो जो बेचारगी का शब्द था वो कहीं भारी पड़ गया कई लोगों के करियर के लिए। नहीं, अब इसमें आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, क्या आप जिस लड़की ने जो कह रही है, कंप्लेंट दे रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ,
उसकी बात को इग्नोर तुरंत आज की डेट में नहीं किया जा सकता। उसकी बात को रखा गया है, मैंने ये उसकी नहीं बात को कहा, रखा गया है, मैंने ये उसके नहीं परिजनों की कहा बात को रखा गया जी, लेकिन जिन 5 लोगों पे आरोप लगे उनका भी तो परिवार है, उनकी बात को भी तो सुना जाना चाहिए। एक बात मैं पूछती हूँ आपसे, सिर्फ मुझे पुलिस ये बता दे कि क्या रेप हुआ है या डिनाई कर दे। अगर पुलिस ये कह देती रेप नहीं हुआ है तो मैं कहने के लिए तैयार हूं कि इंक्वायरी पहले कर लो, आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लेना। परंतु अगर रेप हुआ है और लड़की उनका नाम ले रही है तो उसको अंदर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंक्वायरी इसमें 1 या 2 दिन की इंक्वायरी नहीं है, इस इंक्वायरी में टाइम लगना है। और क्योंकि जो फुटेज और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उन फुटेज को भी जांचना बहुत आवश्यक है कि कहीं ये मैनिपुलेटेड तो नहीं है। कुछ केसेस ऐसे आए हैं, हाँ। हम रोहतक वाले को साइड पे रख देते हैं अभी भी, क्योंकि मामला विचाराधीन है, चल रहा है। बठिंडा में एक से मामला आया था, वहाँ पे रेप भी हुआ, रेप करवाया भी गया, महिला को मारा पीटा भी गया, लेकिन बाद में पता लगा कि ये सब एक प्लानिंग थी। और वैसे हिस्सों में कई महीनों तक जो आरोपी बनाया गया था जेल में रहा, बाद में इसका भांडाफोड़ भी हुआ। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रायल ही नहीं हो पाता, महीनों सालों तक लटके रहते हैं। और ये मसला ऐसा है कि इज्जत का कचरा तो होता ही होता है, परिवार जो परिजन होते हैं उसके वो भी बर्बाद हो जाते हैं जिसके ऊपर आरोप लगता है, अगर वो झूठा आरोप है। इसमें मुकेश जी बात करें कि जो रेप की डेफिनेशंस जब भी लेते हैं, सबसे पहले आवश्यक है, मैं ये मानती हूँ कि देखिए दोनों पहलू तो हर क्षेत्र में होते हैं, सिर्फ महिलाओं के कानूनों को हम जांच पे रखते हैं, बाकी आप देखिए चाहे 302 का मामला है, चाहे और अन्य क्रिमिनल लॉ जितने बने हैं, तो मिसयूज तो और चीज़ों का भी होता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं रेप कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कितने प्रकार के रेप होते हैं? क्योंकि प्रकार इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई 5 साल के बाद महिला आ जाती है, कोई 10 साल के बाद आ जाती है कि 10 साल से मेरा रेप हो रहा है जी, 5 साल से रेप हो रहा है जी, शादी का झांसा दे के रेप हो रहा है जी, लिव इन में हम 4 साल से रह रहे हैं तब से रेप हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कानून में एक बदलाव की बहुत आवश्यकता है, और उस बदलाव में ये आवश्यकता है कि जो रेप की लगातार हम देखते हैं कि आज महीने में इतने रेप हो गए, 6 महीने में रेशो इतनी आ गई, FIR इतनी कट गई, उन चीजों के लिए हमें आवश्यक है कि रेप को कैटेगराइज किया जाना वही चाहिए। हम पूछ रहे हैं रेप कितनी प्रकार के होते हैं जी? बिल्कुल, फर्स्टली तो जो तुरंत प्रभाव से सामने आता है, जैसे कि आपने अभी गैंग रेप जो चल रहे, गैंग रेप हो जाता है, वो तुरंत नॉलेज में आती है, उसे पता है वो मौत से जूझ रही है। देखिए कोई भी रेप होता है उसमें ये मान लीजिए एक लड़की, मर्डर केस से कम नहीं है ये केस, रेप को मैं मर्डर केस से कम ये वाला जो केस है हमारी जनता जो देश की अच्छी तरीके से समझती है, जो दिल्ली वाला केस हुआ, हाँ, आप जानते हैं देश और दुनिया में किसी तरीके से कोई उसकी फेवर में खड़ा ही नहीं हो सकता, वकील भी उसकी फेवर में नहीं आया उनका केस लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हम बाकी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेप कम और ये जो हथियार महिलाओं को दिया गया है, ब्लैकमेलिंग इसमें ज्यादा नजर आती है। हम उन केसेस की बात कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग की ही बात आपको मैं करूं, ब्लैकमेलिंग कहाँ पर आ गई? जैसे कि हम वैश्यावृत्ति के कह रहे थे ना, बिजनेस बन गया, ऐसे ही इन चीजों को भी कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बनाया। करोड़ों का बिजनेस चल रहा है ये, बिल्कुल चल रहा है। रेप का आरोप लगाओ, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कराओ, करोड़ों रुपए हथियाओ। बिल्कुल, करोड़ों रुपए सामने वाले की औकात पे डिपेंड करता है कि आप रेप का आरोपी बना किसको रहे हैं। अगर जितना बड़ा आदमी रेप का आरोपी बना उतना पैसा ज्यादा मिला। आपको तो मैं ये बताऊं कि हमारी तो नॉलेज में इतना तक भी आया है कि आजकल तो ये काम सरेआम पुलिस स्टेशनों में भी होने लगे हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं, देते हैं, रेप का केस डाल देंगे। हाँ, यस, 2 मिनट में लड़की खड़ी की, उसने गवाही दी, बंदा अंदर जी, ठीक है। सुमन दहिया भी फिर जाएंगी, उसी लड़की का बयान सुनेंगी, जिसको आरोप को लगा होगा उसके पास नहीं जाएंगी सुमन दहिया। देखिए सुनना जरूरी है। हाँ। महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे, आपको कैसे पता चले क्या सही क्या गलत है? महिलाओं के बाद तो पुरुषों के पास भी जाना चाहिए। पुरुषों की बात की तो इंक्वायरी का मैटर हमेशा हर फील्ड में होता है। ऐसे ऐसे केस भी आए हैं कि कोई महिला लड़की वैश्यावृत्ति के पर्पज से वहां पे गई है, पैसे की ज्यादा डिमांड की, पैसे नहीं दिए, चलिए जी रेप कर दिया, ऐसे मामले आए हैं आपके सामने? हाँ, नहीं, ऐसा बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए सब ये हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे, मैंने वही दिमाग की ही बात करी, मानसिकता की बात कर रही हूँ। यहाँ पर इतने लोग हैं कि वो किस तरीके से माइंड को अप्लाई कहाँ कर रहे हैं वो देखने का हमेशा बार बार हम आप और हम एक ही बात कर रहे थे, जवाब हमारे पास एक ही होता है, मानसिकताओं में बदलाव।
मानसिकता में बदलाव क्या, कि कोई भी क्राइम करने से पहले हम उस चीज को समझे, ऐसा ना हो कि सोसाइटी में हमें ये नहीं करना है। यही चीजें तो आती। रही बात जैसे रेप केसेस में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये चीजें बहुत से, और इसमें एक आदमी ये चीजें नहीं कर सकता, इसमें बहुत बड़ा गैंग काम करता है। जो रेप है, जैसे बिहार में अपहरण जी इंडस्ट्री बना एक, राइट, वैसे ही हरियाणा के बड़े शहरों की बात करें या छोटे कस्बों की बात करें, रेप भी अब क्या एक इंडस्ट्री बन चुका है और इसमें सिलसिलेवार ढंग से प्लानिंग होती है, उसके अंतर्गत कार्य किए जा रहा है। वही बात कहूंगी कि रेप को देखने से पता लग जाता है कि तुरंत प्रभाव से हुआ है, लड़की की हालत देखने से पता लग जाता है। उस रेप को तो इस इंडस्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ रेप जैसे कि 5 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, या लिविंग रिलेशनशिप के केसेस, कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं। और आजकल तो क्योंकि समाज बढ़ रहा है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, और गुड़गांव जैसे जो कॉल सेंटर्स आ गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ बहुत बाहर से भी आ रहे हैं, जो कि माँ बाप की निगरानी से बाहर रह रहे हैं, और लड़का और लड़की यहाँ तक कि इकट्ठे रहने लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो इकट्ठे रहते हैं, तो जब तक वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु कुछ समय बाद किसी भी बात पे उनका कोई झगड़ा होता है या की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं फिर वो बाद में जब रेप में कन्वर्ट होते हैं, तो उनमें हमें भी लगता है कि एक्चुअली ये रेप की जब तक वो ठीक रहे दोनों तब तक ठीक है, अदरवाइज हाँ, महिलाओं के हाथ में एक हथियार ऐसे है केसेस नहीं होने कि रेप का आरोप लगा दो, फिर वो खुद घुटने के बल पे चल के आएगा या मुंह मांगे पैसे देगा। ऐसा है। देखिए, मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगी। अगर आप बात करते हैं कि सिर्फ महिलाएं गलत करें, ऐसा नहीं, अगर पुरुष भी ऐसा करें, हम कह रहे हैं कुछ, हाँ नहीं, मैं कहती हूँ जैसे पुरुष है, अब कोई लड़का है, अकेली लड़की तो नहीं रह रही, लड़के को भी तो ये पता होना चाहिए कि आप इस लड़की के साथ रह रहे हैं, तो उसे अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि कल को तेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो इस चीज कंडीशन में क्यों नहीं अवेयर होता, और क्यों नहीं वो रिटर्न में या अपना कुछ ऐसा पहले से प्रिपेयर हो। ये पॉसिबल है बिल्कुल नहीं, उससे एक प्रूफ तो होगा ना कि कम से कम ये तो बात आएगी कि रेप में वो नहीं करना, एक सबूत तो उसके पास ये रहेगा कि भाई हम कंसेंट से रह रहे हैं, हम चाहे 6 महीने रहे, कहने को तो ये भी कह रहे हैं, कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि शादी से पहले जो दूल्हा है दुल्हन है उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो एड्स से पीड़ित तो नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसा टेस्ट करवाने की मांग करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, वैसे ये वाला प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। जिसको बचना है वो जरूर करवाएगा। अगर इतना खतरा महिलाओं से आज स्थिति गंभीर नजर आती है, या सभी प्रायोग पे भी सवाल उठ जाते हैं, चलते चलते ये बताइए कि महिलाओं से पुरुष वर्ग अब डरने क्यों लगा है? वही मैं कह रही हूँ, डरता है तो अवेयर हो जाए। पहले महिलाएं भी डरती हैं, ऐसी बात नहीं, पहले डरती देखिए नहीं, महिलाएं नहीं, आज भी मैं ये नहीं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आज महिलाएं स्थिति में आ गई हैं कि सब कुछ ठीक है। महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार आज भी हो रहा है, नो डाउट। इसमें मैं कहूंगी कि आज 20 से 25% रेशियो मैं मानती हूँ कि इतना अवेयर लड़कियां हुई हैं जो अपने दम पे अपना कार्य कर रही है, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बता पा रही है। लेकिन सच्चाई ऐसा है कि वो दोनों ही पहलू होते हैं, बस ये है कि थोड़ी आवाज उठी तो थोड़ा पुरुषों का दर्द दिखने को मिला है। तो मैं कहूंगी कि इस दर्द को दर्द ना कहें, इससे अवेयर रहें। कानून और ये सब चीजें सबके सामने है। मनोहर लाल खट्टर साहब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चक्रव्यूह को, तो हरियाणा राज्य की महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं, खट्टर साहब से क्या मांग करती हैं महिलाओं के लिए? मैं यही कहूँगी माननीय सीएम साहब को कि जो मुख्यमंत्री का ओहदा होता है वो समाज में एक बहुत बड़ा ओहदा मानते हैं, और प्रदेश का मुखिया होता है वो, हर कोई किसी भी से भी संबंधित है, चाहे किसी अन्य पार्टी से, पर मुख्यमंत्री तो वही होंगे। ऐसे में मैं कहूँगी कि ये जरूर देखें कि अगर कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं जो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई दूसरा पहलू नहीं आना चाहिए, उसे साथ लगाएं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग लें, ना कि उसे काटने की कोशिश करें। बेबाक सुमन दहिया को आपने आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर सुना, रेप का विषय है या वैश्यवृत्ति का, और खुलकर बेबाकी से राय रखना सुमन दहिया का स्टाइल रहा है। लेकिन हमेशा की तरह सुमन दहिया ने हमारे सवालात का कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, कितने सवालों की टाल मटोल करके उनसे निकलना चाहा, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहरहाल आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।